हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अ, आज हम ये सेट 3 करेंगे 2025 का, जिसका कोड 324 IZ है ना। ये वाला सेट हम करेंगे आज। इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। ये मैंने पूरा सेट यहाँ पर लगा दिया है, सारे क्वेश्चन इसके। आप जिसके पास अनसोल्व नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले। फिर जब जब किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फिर इस वीडियो पे आए और यहाँ से उस क्वेश्चन को फिर देखे, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन यहाँ से हिंट ले ले, फिर खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपन सॉल्व को करेंगे। और इसकी पीडीएफ जो मैं कराऊंगा, मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है ना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेथड पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो यानी कि कह रहा है कि दोनों की ढाल बराबर होगी, और ढाल क्या होती है, dy बाई डी एक्स। तो इसका भी dy बाई डी एक्स निकाल दो, इसका भी dy बाई डी एक्स निकाल दो। इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है आपके पास। तो इसका आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और 4x का हो जाएगा 4x का तो 1 हो गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2 से 4 कैंसिल आउट होकर 2 आएगा। ये हो जाएगा 2/y, है ना। और इस वाली का dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस के 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दोनों को आपको इक्वल रखना है बस। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्योंकि उसने कहा है दोनों के ढाल बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख दो। तो दोनों को जब हम बराबर रखेंगे तो आएगा 2/y इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी भाई साहब। y की वैल्यू 2 किस में है, y की वैल्यू इसमें 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें -2 है, ये भी गलत। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो y की वैल्यू 2 जो है वो लाइन में रखने पर, लाइन में रखो आप, क्या आएगी, y इक्वल टू x+3, है ना। किस में रखेंगे, हम पैराबोला में रखेंगे, सॉरी पैराबोला में रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा, नहीं अरे y की वैल्यू रखनी है ना। हाँ, y की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 का स्क्वायर रहेगा, और इक्वल टू में 4x आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इक्वल टू 4x। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू मिलेगी 1, है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट मिले हमें, क्या पॉइंट मिला, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सदिश इतने और सदिश इतने, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान बताओ। जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तब क्या कंडीशन लगती है। तब मैं बताता हूँ डायरेक्ट क्या कंडीशन लगेगी। m1 m2 m1 नहीं l1 l2 m1 m2 n1 n2 का सम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2। करना तो आपको रफली है, तो मैं बता रहा हूँ बस कैसे करना है। तो ये आपका L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ठीक है। I के मल्टीप्लाई में, J के मल्टीप्लाई में, K के मल्टीप्लाई में ये N1 है। इसी तरह ये आपका L2 है, ये आपका M2 है, ये आपका N2 है, ठीक है। अब 2 की गुना 5 में करो, तो 2 गुना 5, फिर M1 की वैल्यू है 3 और M2 की वैल्यू है, ये M1 की वैल्यू है, ये M2 की वैल्यू है, माइनस लैम्डा, और N1 की वैल्यू है 4, N2 की वैल्यू है 2, इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 था ना ये, 5 दूनी 10 माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। 10 और 8 18, माइनस 3 लैम्डा उधर चला गया तो प्लस के 3 लैम्डा इक्वल टू 18 आ गया। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 6 18, लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि ए एक वर्गाव्यू है तथा ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a कितना होगा। कई दफा क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। तो इसको हम देख लेंगे कैसे करेंगे इसको। a प्लस आई का होल क्यूब है ना, और माइनस के 7a है। तो फॉर्मूला खोल दो, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब होगा प्लस b क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर b होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा, है ना, 3ab स्क्वायर। अब देखो a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू में a, आई क्यूब तो आई ही रहेगा, कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है इसने ना, तो यहाँ पे ए रख दो, प्लस आई स्क्वायर आई ही रहेगा, आई की मल्टीप्लाई ए में करनी है हमें, 3a इंटू आई। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से ए रख दो यहाँ पर, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा, है ना, ए इंटू ए, प्लस में आई आएगा, प्लस में 3a है ये, और एक ए की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो ए ही आ जाएगा, तो यहाँ से 3a हो जाएगा।
तो 3 और 3 6a ये हो गए, और ये a स्क्वायर है ना, a इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से a रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a, और प्लस में आ जाएगा i, और ये हो जाएगा 3 और 3 6a, तो 6 और 1 7a हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा i, है ना। हाँ यही तो रहेगा ना, 7a प्लस के i आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से, अच्छा ये माइनस में था, माइनस में 7a भी था इसमें, माइनस के 7a, ये वाला माइनस के 7a, माइनस 7a, माइनस 7a, माइनस 7a, और माइनस 7a, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा i, तो i का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर का, जब भी आपके पास कोस स्क्वायर का या साइन स्क्वायर का आए इंटीग्रेशन, तो आपको कोस टू एक्स का फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, देखो कोस टू एक्स का फॉर्मूला ये कहता है, जिसमें कोस स्क्वायर एक्स है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। बस यहाँ से आपको कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपके पास ये आएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 अपॉन ये वाला 2, है ना, इसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ से बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 बाहर चला गया ये वाला, और कोस 2x का इंटीग्रेशन लिखना है हमें, क्या आ जाएगा साइन 2x, और x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा dx। अब यहाँ से इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इतना ही हो सकता है, तो 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 साइन 2x, और प्लस में आ जाएगा x/2, और प्लस में आ जाएगा c। ये ऑप्शन कौन सा है, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है ये भी, 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस c, ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि f r से r में है और fx बराबर 3x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, द्वारा परिभाषित है, तो फलन आपका क्या होगा। ये फलन आपका एक ही तो है ही, है ना। देखो एक ही के लिए हम क्या करते हैं, f of x1 बराबर f of x2 लेके चलते हैं, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एक ही है, तो f of x1 हो जाएगा 3x1, और f of x2 हो जाएगा 3x2, 3 से 3 कटेगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, ठीक है ना, ये आ गया x1 बराबर x2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका एक ही हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है एक ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, बहु एक ही है ये, है ना, बहु एक ही, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो पहले मैं अच्छादक भी चेक कर लूँ, अच्छादक भी चेक कर लेते हैं। अब y बराबर 3x है, ये नहीं, एक एक ही नहीं, एक एक ही है ना, ये तो बहु एक ही तो होगा ही नहीं है, तो बहु एक ही भी गलत हो गया। अब अच्छा तक चेक करना है आपको, y बराबर 3x मान लो और x की वैल्यू निकाल लो, y अपॉन 3 आ जाएगा। अब देखो मैपिंग आपकी क्या थी, मैपिंग थी आपकी r से r में, तो आप इस r में से y की कोई भी वैल्यू उठा करके यहाँ रखोगे, तो जो भी x मिलेगा वो इस वाले r में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा r है, r में सारी वैल्यूज होती हैं, तो सारी वैल्यूज मिलेंगी इसमें भी, तो इसका मतलब ये आपका कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगा, इसका मतलब सहप्रांत बराबर परिसर, सहप्रांत बराबर परिसर का मतलब है ये अच्छादक हो जाएगा। तो ये 1 1 भी है, मतलब ये आपका एक एक ही भी है और अच्छादक भी है, तो एक एक ही के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, एक एक ही नहीं दे रखा है तो ये भी गलत, बहु एक ही दे रखा है ये भी गलत, अच्छादक नहीं ये भी गलत, तो अच्छादक वाला होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आप तो पेपर में करेंगे, रफली करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे समझाने में थोड़ा आपको टाइम लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक एक अंक का है, और क्या क्वेश्चन देखो, y बराबर a प्लस बी ई की पावर x है, और ये हमें प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है, तो इसे लेकर के चलो, y बराबर a प्लस बी ई की पावर x, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, dw(r2x), तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू ई की पावर x, क्योंकि b कांस्टेंट है, b बाहर रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहां से दोबारा करेंगे dw(r2x) अगेन, है ना, यहां पे लिख देते हैं अगेन, तो ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर bex का दोबारा करेंगे तो bex ही आएगा। अब देखो bex की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, तो उठा करके यहां रख दो, इसको समीकरण 1 कह दो, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स, है ना, इसकी जगह हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है, समझ गए होंगे। तो dy बाई डी एक्स इधर ले आओ, तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है ना, और यही आपको प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्या क्वेश्चन देखिए, ये भी अवकल समीकरण का ही दे दिया इसने, लेकिन अब ये आपको पहचानना पड़ेगा किस टाइप का है। ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब कि चर पृथकीकरण वाला है, या रेखीय समीकरण वाला है ना, रेखीय अवकल समीकरण वाला है, या दूसरी वाली है, तो उस आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर चर पृथकीकरण हो रहे हैं, वाई वाई वाले, एक्स एक्स वाले, एक दोनों अलग अलग तरफ हो रहे हैं, तो उसी से करेंगे। तो देखो वाई वाला वाई की तरफ भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस वन कितना आसानी से चला गया, और एक्स वाला एक्स की तरफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मल्टीप्लाई में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, आसान है ये। अब देखो यहाँ से कितना होगा, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई क्यूब, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। देखो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग मतलब कि समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस में सी। अब यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हमें आंसर देना है तो इसको इधर ले आओ, वैसे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको सही सा करके लिख दें तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बल्कि इधर जाके तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, इसको भी इधर ही ले आओ, है ना, प्लस में y लिख लो और प्लस में ही x कर दो और बराबर c कर दो। इन दोनों में से 1/3 भी कॉमन ले लो, यहाँ से मिलेगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस वाई प्लस एक्स बराबर c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स के सभी मानों पर संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। हमें ये दिखाना है सभी मानों पर, एक्स के सभी मानों पर कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए एक्स को हम कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, एक काम करते हैं, इस फंक्शन को सही से लिखेंगे पहले। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स कैसे बनता है, एफ एक्स मोड एक्स जो होगा ये पॉजिटिव कहलाएगा यदि एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और ये निगेटिव एक्स कहलाएगा, माइनस एक्स कहलाएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन टू जीरो होगी। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है ये एक्स जीरो से जीरो पर बिहेवियर चेंज कर रहा है। मतलब देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। अब एक्स के जब जीरो है या जीरो से छोटा है तब तो ये है एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स। और जब ये जीरो से बड़ा है इधर की साइड तो यहां पर ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है। तो इधर तो सारी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, इधर भी सारी जगह कॉन्टिन्यूअस ही होगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है ना, डिफाइन फंक्शन है ये। लेकिन यहां पर जीरो पर ये बिहेवियर चेंज कर रहा है, जीरो के इधर कुछ और बता रहा है, इधर कुछ और बता रहा है, तो एग्जैक्टली हमें चेक करने की जरूरत सिर्फ जीरो पर है। ठीक है ना, यहां तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, बस हमें जीरो पर चेक करना है, जीरो पर ये क्या है। तो जीरो पर चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर जीरो पर। वैसे इसने सभी मानों पर कहा है तो एक्स लेस देन टू सी पर भी कह लो, क्या दिक्कत है, हमें तो नंबर लेना है उससे, हमें तो दिखाना है उसको। ठीक है ना, तो हो सकता है भाई कि इधर भी और इधर भी दिखाना है, जबकि ये क्लियर है कि इधर है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स लेस देन टू सी पर कह देते हैं, मान लेते हैं माना, है ना, तीन जगह दिखा देंगे उसको कि एक्स इक्वल टू सी लेस देन टू जीरो, है ना, जीरो से छोटा है ये कोई सी। तो जब हम सी पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल दो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी फंक्शन की इधर लेफ्ट में, तो वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी और एफ ऑफ एक्स। तो वो क्या होगा, बस इसमें उठा करके सी रख दो फंक्शन में, पहले फंक्शन तो रखो एक्स लेस देन टू सी, सी के इधर देख रहे हैं ना हम, तो उधर तो हम डायरेक्ट ही यार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की तो जरूरत है ही नहीं, वहां पर तो डायरेक्ट ही लिमिट निकाल दो आप। ठीक है ना, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट मत कहो, इसको हम डायरेक्ट लिमिट ही कह रहे हैं, बस लिमिट ही निकाल रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है माइनस के एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के सी आएगा। और फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पर, फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो भी माइनस सी। भाई फंक्शन तो मेरा ये है ना इधर लेस देन टू जीरो पे, तो यहाँ पे सी रखूंगा तो यहाँ पे भी माइनस सी आ जाएगा, दोनों चीज इक्वल हो रही हैं, दोनों इक्वल हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मेरी जो लिमिट है, लिमिट एफ एक्स की सी पर एक्सटेंडिंग टू सी पर, वो मेरी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब इधर तो एक कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना, लेस देन टू जीरो पर। अब राइट हैंड
में देख लो इधर राइट साइड में, तो x की वैल्यू c इज ग्रेटर देन टू 0 पर देख लेते हैं, 0 पर बाद में चेक करेंगे। वहां पर भी सेम इसी तरीके से कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c नॉट 0 c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, और ये फंक्शन क्या है वहां पर तो पॉजिटिव x है ना, तो इक्वल टू यहाँ पे c रख देंगे। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस पर, फंक्शन की वैल्यू जब रखेंगे वो भी c हो जाएगी, जब यहाँ पे c रखेंगे तो c आ जाएगा, तो यहाँ से भी दोनों चीजें इक्वल है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो c है f ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ c, यहाँ पर भी इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये भी सही है। जब हमने इधर देखा तब भी सही था, जब हमने इधर देखा तब भी सही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अब 0 पर चेक कर लो, 0 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 0 पर, 0 पर 0 रखा तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पर मेरा फंक्शन ये है ना, 0 पर ये है मेरा फंक्शन तो 0 आएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 0 माइनस मतलब 0 से लेस देन पे क्या होगा, 0 से लेस देन पे मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स है ना। अब इसमें मैं 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा। और इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब राइट हैंड साइड में मेरा फंक्शन क्या है, x है, तो मैं यहाँ पर x रख दूंगा। अब जब मैंने इसमें 0 रखी, ये भी 0, अब देखो तीनों चीज इक्वल आ रही है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब लिमिट फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, ये भी इक्वल है ना, तो ये सारे में इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः यह फलन x के सभी मानों पर सतत है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पर कह रहा है कि दो दी गई घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी ये है, तथा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है, तब पी ए नहीं और बी नहीं हमको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखो ये पूछ रहा है पी ए नहीं और बी नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन और बी नहीं। अब आपने ये एक सेट थ्योरी में एक लॉ पढ़ा होगा, डी मॉर्गन लॉ शायद इसको कहते हैं हम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे अलग अलग बार है और इंटरसेक्शन है तो आप उसको ए यूनियन बी करके पूरे पे बार लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब पूरे पे बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। ये ए यूनियन बी के ना होने की घटना है, तो कैसे लिखेंगे 1 माइनस ए यूनियन बी के होने की घटना, क्योंकि हम जानते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार मतलब किसी इवेंट के होने की और ना होने की घटना का योग 1 होता है ना। तो इस वाले रिजल्ट से हमने ये लिखा। अब एक चीज और आप जानते होंगे, फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकता हूं ये। तो इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, ये ए है भाई, है ना ए, इसकी वैल्यू है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू है 1/4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/8, ये आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस एलसीएम ले लो 8 आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 ही कम 8, 4 2 6 में से गया 5/8, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/8, तो 8 माइनस 5 3/8, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे, 3/8 आपका आंसर है, ठीक है। और चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको ये वाला और ये वाला जो स्टेप है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आप खाली ये वाला दिखा सकते हैं, एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा करने की इसकी जरूरत है नहीं। वैसे अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि ए अगर मेरे पास कोई सेट है और उसके अंदर ये एलिमेंट है और बी के अंदर ये एलिमेंट है, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मेरे पास P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B मेरे पास Q है, तो कुल फलनों की संख्या A से B में, कुल फलनों की संख्या A से B में, तब सेट A से सेट B में कुल फलनों की संख्या, कुल फलनों की संख्या,
कुल फलनों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर पी क्यू होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना 2 की पावर पी क्यू। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं, और बी के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 1 2 3 गिन लो। अब आपको ए से बी में कुल संबंधों की संख्या निकालनी है। सॉरी, ये फलन नहीं है, ये संबंध है भाई, संबंध है ये, संबंध। संबंधों की संख्या है ना। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 2 गुना 3, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, फिर से अवकल समीकरण दे दी और इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, डी डब्ल्यू आर टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए कोस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया, प्लस बी साइन थीटा का कितना होता है, कोस थीटा, कोस थीटा लिख दिया। डबल डेरिवेटिव है तो एक बार और कर दो, डी डब्ल्यू आर टू थीटा अगेन, है ना, एक बार और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में ये पहले से था, माइनस ए साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो ये भी माइनस के कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, है ना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा को हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको पूरा y लिख दिया। इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 से, ताकि उसको साफ साफ क्लियर क्लियर दिख जाए, है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सारे रीजन आप उसको बताने हैं, जो भी आप यूज करो। ये डी थीटा स्क्वायर है, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, अब ये y इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर तो लाना ही नहीं, उसने तो यही प्रूफ करवाया है ना, तो बस आप यहीं पे छोड़ दोगे और उसको प्रूफ कर दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, कह रहा है कि बिंदु इतने से गुजरने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर का दे दिया इसने, पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन एक ही नंबर में देना चाहिए था इसको तो। लेकिन चलो हम पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखो, यदि बिंदु, मैं कह रहा हूं कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली या गुजरने वाली, से जाने वाली तथा सदिश, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये सदिश है, के समांतर, के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तो कार्तीय रूप है इसका, ठीक है ना, कार्तीय रूप। मैं यहाँ आपको सदिश रूप भी बता देता हूँ, ये तो कार्तीय रूप है, हम इसी का यूज करेंगे। और सदिश रूप कौन सा है आपका, सदिश रूप आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सदिश रूप, चलो मैं सदिश बाद में लिखूंगा। सदिश रूप आपका ये होता है कि आप इसका एक वेक्टर यहाँ पर बना दें, है ना, एक वेक्टर यहाँ पर बना दे ऐसे, ए प्लस के लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर जो बनेगा वो इससे बनेगा x1 y1 z1 से, और बी वेक्टर आपका ये वाला है, पूरा पूरा उठा करके यहाँ रख दो और बराबर 0 रख दो, ये आपका वो वेक्टर बन जाता है सदिश रूप वाला। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है नहीं, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये a है, ये b है, ये c है। इसके कोफिशिएंट लेने हैं i j k के, है ना। तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स वन यानी कि 3 अपॉन में आ जाएगा a यानी कि ये वाला 3 इक्वल्स टू y माइनस वाई वन मतलब के -2 और अपॉन में आ जाएगा b मतलब के ये वाला 2 और z माइनस जेड वन यानी कि ये -5 और अपॉन में c यानी कि ये -2, ठीक है। तो यहाँ से इसको और सही करके लिख दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन 3
इक्वल्स टू वाई प्लस 2/2 इक्वल्स टू जेड प्लस 5/-2। ठीक है, बस ये आपकी कार्तीय समीकरण आ गई है आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर से अवकल समीकरण एक आ गई है। ये पेपर में बहुत ज्यादा अवकल समीकरण के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। अवकल समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल करो। तो अवकल समीकरण को हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वेरिएबल सेपरेबल इसमें लगेगा। वेरिएबल सेपरेबल मतलब चर पृथकीकरण है ना। dy यहीं छोड़ दो और ई एक्स कोस एक्स और डी एक्स उधर ले जाओ। ठीक है ना। अब यहां से दोनों ओर का समाकलन कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा मेथड लगेगा, तो बच्चों वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सभी मेथड की अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप क्वेश्चन देखकर ही समझ जाएंगे फिर। ठीक है ना। तो जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये dy हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किया e की पावर x कोस x dx। ठीक है, dy का कितना हो जाएगा y, और इधर का अब ये देखो यहाँ पे दो फंक्शन है ना। दो फंक्शन का कैसे करेंगे हम, तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं। एक एक काम करो, पहले तो इसको जू का तू लिखो, e की पावर x कोस x dx। अब करेंगे इसका, ठीक है ना, अगली बार। तो y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आइलेट में e बाद में आता है, कोस x पहले आ जाएगा, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज कोस x, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये अलग, और इंटू में फिर dx और प्लस में c। ठीक है, अब देखो y इक्वल्स टू e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा इंटीग्रेशन, तो ये तो आ जाएगा e की पावर x कोस x। ठीक है, माइनस कोस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में साइन x, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, और dx आ जाएगा प्लस में c। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस बाहर आके, तो ये हो गया e की पावर x कोस x माइनस माइनस प्लस। अब दोबारा फिर करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अब की बार में डायरेक्ट करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जू का तू रहेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का कोस एक्स डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये dx और प्लस में c। अब ये देखो आप, e की पावर x कोस x और इंटीग्रेशन, ये हमने कहीं देखा था ना पहले, ये लिखा हुआ देखो सेम है बिल्कुल, समाकलन e की पावर x कोस x dx, मतलब कि घूम फिर करके हम फिर से यहीं आ गए। अगर अब फिर आगे करना शुरू करेंगे तो ये इसी में घूमते रहेंगे। तो फिलहाल अब हम इस टर्म को यहाँ पे y लिख सकते हैं, इसको मैं समीकरण एक कह दूं अगर, तो ये देखो ये सेम y नहीं है, तो मैं इसको y लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ई की पावर x कोस x, और प्लस में e की पावर x साइन x, और माइनस इसको मैं y लिख देता हूँ प्लस c, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू ई की पावर x में कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा कोस x प्लस साइन x, और प्लस में आ जाएगा c, ये तो उधर चला गया, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2 ई की पावर x कोस x प्लस साइन x, कोस x प्लस साइन x, और जो वो c है c/2 उसको मैं कैपिटल C1 लिख दूंगा, और यहाँ पे बता दूंगा उसको कि जो C1 है वो है c/2। ठीक है ना, बस इतना सा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर, ये वेक्टर हैं, सदिश हैं, और एक कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आप ये बताओ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन लेकर के चलेंगे। दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, इसने दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, या हम अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं बस। इसने तो ये दिया है कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है ना। हम अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, या चलो इसी का स्क्वायर कर दो, दोनों ओर का, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ओर का वर्क कर दिया। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, भाई ये वेक्टर है, ठीक है ना, दोनों इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके, प्लस 2ab a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए, सब में है ये 2, तो मैं ये 2 यहां पे ऐसे ले लेता हूं कॉमन। ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो यहां पे
एक इस क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, वो मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, असल में जो क्वेश्चन है सही वाला वो ये है, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इकाई सदिश हैं। यहां पे क्या होना चाहिए था, इकाई सदिश होना चाहिए था। अगर ये इकाई सदिश हो जाता तो हम यहाँ पे इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 रख देते, है ना, एक एक तीनों का मान रख देते और 3 हो जाता, ये 3 उधर जाके -3 हो जाता और ये 2 डिवाइड में चला जाता, -3/2 आंसर आ जाता, जो कि अनसोल्व में उसने दे रखा है। अब ऐसा तो यहाँ है नहीं, इकाई सदिश है ये, उसने खाली सदिश कहा है, तो अब इसका मान कैसे निकाले। तो अब एक काम करो, इसको जू का तू छोड़ेंगे फिर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू इसको यहीं पे छोड़ दो, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, ये तो हमने यहीं छोड़ दिया, इक्वल टू, ये सारे उधर माइनस में चले जाएंगे, तो माइनस में ये आ जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2। अब फिलहाल आपको यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें इकाई सदिश नहीं है। अगर यहाँ इकाई सदिश ये होता तो बस यहाँ पर हम 1 1 और 1 रख देते, तो ये 3 हो जाता, -3/2 आंसर आ जाता इसका, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन इस ऐसा नहीं है, अगर उसने इकाई नहीं दिया तो यहां पर इकाई नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन गलत कहोगे उसको, ठीक है ना। हो सकता है उसने अपनी मर्जी से हेराफेरी की हो, ठीक है ना। तो अगर उसने इकाई सदिश ना भी दिया तो आप अपनी तरफ से नहीं 1 1 रख सकते हैं, ठीक है ना, फिर 1 1 मत रखना, बस इसका आंसर यही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये लिख देता हूं, यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश हैं। अगर आपने ये चीज कर दी जो मैं अब करने जा रहा हूं, अलग से लिख दिया, तो यहां से आपका एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, एक मिनट एक चीज और लिख दो इसमें, यदि ये इकाई सदिश हैं तब, तो फिर इसका मोड, इसका भी मोड मतलब मैग्नीट्यूड, और इसका भी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण सबका 1 होगा, तो वो 1 इसमें हम रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये बाहर में आ जाएगा माइनस, है ना, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3/2 आपका ये फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में आंसर ये है या ये है। अब देखो आपने उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर दिया, और अगर आपने ये भी बता दिया अगर ये इकाई सदिश हैं तो फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने दोनों चीज उसको बता दी है, अब वो जैसा सही मान ले ऐसा कर देगा, ठीक है ना। यहाँ से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, और एक अच्छा इंप्रेशन आपका उस पर पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फोर्थ पार्ट है, और इसका देखो ये कह रहा है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर सेट में मुझे देखने को मिलता ही है। मैंने अब तक के 2025 के तो करा रहा हूं मैं, 2024 के, 23 के, 22 के, और मेरे ख्याल से 19 के भी मैंने कराए हैं। जितने भी सेट अब तक मैंने किए हैं, मुझे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हर साल मिला है किसी ना किसी सेट में, हर साल, ठीक है ना। और किसी किसी साल में तो ये ज्यादातर सेट में है, मतलब एक साल के मैंने लगभग 7 सेट कराए हुए हैं, 7 सेट मैंने कराए हैं, उनका सोल्यूशन कराया है, उनमें मुझे लगभग लगभग ये ज्यादातर में मिला ही है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो, मैंने भी कई दफा करा रखा है आपको। अब देखिए मैंने ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं कराऊंगा इसको, मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपको ये तुल्यता दिखाना है तो आपको एक समतुल्य दिखाना पड़ेगा, एक सममित दिखाना पड़ेगा और एक संक्रमक दिखाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अब बाद में इसको कह दो कि हाँ एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। चलो मैं आपको समझा देता हूं, एक बार जल्दी हो जाएगा, बस इस वजह से मैंने सॉल्यूशन लिया है, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है। देखो माना x, सबसे पहले जब हम समतुल्य मानेंगे तो हम एक एलिमेंट a में से लेकर के चलेंगे जिसमें वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो a में हमने लिया, और ये इस प्रकार है कि ये x, x R1 में भी हो और x, x R2 में भी हो, क्योंकि
उसने कहा है कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, उसने इसलिए कहा ना तुल्यता संबंध है। तो अगर ये R1 और R2 तुल्यता संबंध है तो समतुल्य भी होंगे, फिर ये तो समतुल्य होंगे, इस वजह से हमने ये कंडीशन ली और इस वजह से हमने ये वाली कंडीशन ली, ठीक है ना। अब देखो, जब ये एलिमेंट R1 में भी है और यही एलिमेंट R2 में भी है तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x, x बिलोंग टू इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। अब ये R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया है x, x, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य बन गया, ठीक है ना, समतुल्य बन गया। अब चलते हैं सममित पर। सममित के लिए हमें दो एलिमेंट उठा के लेके चलने पड़ते हैं, x, y ए में लेके चलने पड़ते हैं। इस प्रकार है ये कि x, y R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए, R1 इंटरसेक्शन R2 में ये होना चाहिए। फिर इसका अगर उल्टा भी मिल गया, मतलब y, x भी इसमें मिल गया तो ये सममित हो जाएगा। अभी चेक करते हैं वो। तो x, y अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, अलग अलग कर दिया इनको क्योंकि ये कॉमन पार्ट है ना। अगर कॉमन है तो दोनों में होगा, तो हमने R1 में भी ले लिया और R2 में भी ले लिया। अब देखो R1 और R2 क्योंकि तुल्यता संबंध है पहले से ही, R1 और R2 उसने बता रखा है, R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता, तो ये समतुल्य भी रहे होंगे, सममित भी रहे होंगे, संक्रमक भी रहे होंगे, तो ये समतुल्य हैं। R1 और R2 सममित भी हैं। अब अगर ये सममित हैं तो उल्टा, इनका उल्टा भी इसमें होगा। R1 भी सममित है तो yx भी इसमें होगा, R2 भी सममित है तो yx भी इसमें R2 में होगा। अब देखो yx R1 में भी आ गया, R2 में भी आ गया, तो इसके इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, तो ये सममित भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। संक्रमक पे चलते हैं, तीन एलिमेंट उठा के चलने हैं x, y, z बिलोंगिंग टू a। अब ये कैसे लेके चलने हैं कि x, y R1 इंटरसेक्शन R2 में हो और y, z R1 इंटरसेक्शन R2 में हो। अब हमें ढूंढना क्या है कि x, z भी R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल जाए तो ये संक्रमक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो दो कंडीशन है इनको लेके चलते हैं। भाई देखो एक्स, वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो दोनों में अलग अलग भी होगा, R1 में अलग, R2 में अलग। इसी तरह YZ R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, ये लिख दिया अलग अलग। क्योंकि ये समतुल्य हैं, सॉरी तुल्यता संबंध है ये R1 और R2, इस वजह से ये देखो XY R1 में है, YZ R1 में है तो XZ भी R1 में होगा, उसकी कंडीशन बना रहे हैं हम अभी हम कंडीशन बना रहे हैं। हमने क्या किया, इसको और इसको लिख लिया अब एक साथ, R1 वाले ये XY बिलोंगिंग टू R1 और YZ बिलोंगिंग टू R1, और इन दोनों को लिख लिया हमने एक साथ, इन वालों को XY R2 में भी है और YZ R2 में भी है। अब देखो XY R1 में भी है, YZ R1 में भी है, तो XZ भी R1 में होगा क्योंकि R1 एक तुम्हारा संक्रमक संबंध है पहले से ही, तो इस वजह से हमने ये लिख दिया XZ बिलोंगिंग टू R1। इसी तरह XY R2 में है, YZ R2 में है, तो XZ भी R2 में होगा क्योंकि एक संक्रमक संबंध पहले से ही है R2 भी, ठीक है। अब देखो XZ R1 में भी है, XZ R2 में भी है, तो XZ R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, ठीक है ना। तो देखो हमने समतुल्य भी कर दिया, समित भी कर दिया और संक्रमक भी कर दिया, तीनों संबंध हो गए, तीनों संबंध हो गए। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 एक क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो इसको दोबारा आप कर लेना, ठीक है ना। इसको कई दफा करना क्वेश्चन को, जब जाकर के आपकी समझ में आएगा, और समझ में आने के बाद फिर ये आपका 2 नंबर पक्के कर देगा। ये 2 में भी दे देता है, वो 5 नंबर में भी दे देता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका मान बताओ क्या होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो। पहले तो ये देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन की, साइन स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है, अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है क्या ये एक इवन फंक्शन है, वो मैं चेक कर रहा हूँ। एक्स की जगह -x मैंने रखा तो ये बन गया साइन -x, और इसका पूरे का स्क्वायर है ना। अब साइन -x हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर इसको प्लस कर देगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब एफ एक्स एक क्या है, एफ एक्स जो है ये साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है, समफलन है, ठीक है। अब एक कंडीशन आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन की, कि अगर आपके पास -a से a में कोई फंक्शन है dx, तो आप उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये 2 × 0 to a f of x, या फिर 0। कब कब लिख सकते हैं, 2 × 0 to a f of x तब लिख सकते हैं जब फलन आपका क्या हो, जब फलन आपका एक समफलन हो, मतलब f के अंदर -x रखने पर fx ही मिल जाए, यानी कि वो समफलन है तब ये। और अगर वो विषम फलन है, f of x बराबर -f of x आ रहा है, तो वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहां से देखो ये क्या है, हमारा समफलन है, तो हम इस वाले को यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 2 × 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई साहब। अब 2 × 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कोस टू एक्स से निकाल लो। कोस टू एक्स से क्या निकलेगा फॉर्मूला, देखो कोस टू एक्स कहता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब यहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स इधर लाओ तो साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा, 2 भी इसके साथ रहेगा, इक्वल टू 1 - कोस टू एक्स हो जाएगा। अब ये 2 अगर मैं यहां से हटाऊं तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूं 1 - कोस टू एक्स और डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है। अब देखो, अब मुझे बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, 0 to पाई बाई टू 1, 1 का हो गया मेरे पास x, तो ये तो हो गया 0 से पाई बाई टू। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, और कोस टू एक्स का हो जाएगा मेरे पास साइन 2x और अपॉन में हो जाएगा 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई टू। अब इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0। ठीक है भाई, माइनस, अब इसमें देखो 1/2 तो मैंने रख दिया बाहर, पाई बाई टू रखूंगा पहले तो 2 से 2 कट के साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, माइनस 0 रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो सारे 0 हो गए, मतलब एक बच गया बस पाई बाई टू, तो इसका आंसर पाई बाई टू आ जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसको आसान से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बस ये रखो और इंटीग्रेशन कर दो, दोनों लिमिट पुट करो और आंसर निकाल लो। मैंने तो ये इतना तामझाम इसलिए किया एक लिमिट को 0 करने के लिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना होगा, है ना, सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब देखो 2 बच्चे हैं, अब वो 2 बच्चों की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों गर्ल हों, ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉय हों, ऐसा हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो, या ऐसा हो सकता है एक गर्ल एक बॉय हो। पहला और दूसरे की बात है ना। अगर हम बॉय को बी से और गर्ल को जी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहां पे लिख देना माना माना बी लड़के को और जी लड़की को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो गए हमारे पास, 4, है ना, यानी कि एस के अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। अब एक इवेंट बनाते हैं हम ई, एक इवेंट हम बनाते हैं ई, और ये इवेंट क्या कहा है उसने, उसने कहा है ये वाला इवेंट बनाएंगे ई, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। अब दोनों बच्चों का लड़का होने का क्या मतलब है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला आएगा, सिर्फ ये वाला, दोनों बच्चे तो इसी में है ना, बी लड़का होना है ना दोनों बच्चों का, दोनों लड़के हैं इसमें। तो अगर देखा जाए ई के अंदर कितना एलिमेंट है, ई के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। अब दूसरा एक इवेंट बनाएंगे और एफ, ये माना था हमने, है ना भाई, इवेंट को ई माना था हमने, दूसरे इवेंट को हमने एफ माना है। उसमें कहा है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों में कम से कम एक लड़का हो, दोनों में कम से कम एक लड़का हो, दोनों में कम से कम एक लड़का हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा भाई, कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा 2 भी चल जाएंगे। तो देखो इसमें कम से कम एक लड़का है, इसमें भी कम से कम एक लड़का है ना, और इसमें भी कम से कम एक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हैं तो वो भी चल जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन चल जाएंगी, यानी बी जी और जी बी तीनों चल जाएंगी कंडीशन। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए भाई जी, इसके अंदर हो गए आपके 3 एलिमेंट। अब एक चीज आपको और निकालनी पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है, बी और बी, है ना, ये वाला कॉमन है। तो अगर मैं देखूं ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो भाई साहब इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है जो दिया गया है, जो ज्ञात है वो तो आएगी कंडीशन नीचे,
और जो निकालना है वो कंडीशन आएगी ऊपर। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ये निकालनी थी हमें, तो ये तो आएगी ऊपर, और जो दी गई है कंडीशन वो आएगी नीचे। तो ई ओपॉन एफ सशर्त प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा। क्या कहता है कि ऊपर तो ई इंटरसेक्शन एफ लगा लो और नीचे नीचे वाले की प्रायिकता ले लो। ठीक है, अब ये कैसा है, इसका फॉर्मूला कहता है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो ऊपर रख दो और टोटल एलिमेंट जितने हैं वो नीचे रख दो। अपॉन ऐसे ही पी एफ की कैसे होगी, जितने एफ के अंदर एलिमेंट है ऊपर रख दो और टोटल एलिमेंट नीचे रख दो। अब नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस सेम ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, है ना, कितने होंगे। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट है, आपका 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स ये है और फलन ये है, आपका वर्धमान और ह्रासमान हमें अलग अलग चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एफ एक्स क्या है वो लेके चलो। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, ठीक है ना। अब एक बार आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसको हो जाएगा 2x क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, और 4x एक्स का 1 हो जाएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस में 2 मुझे मिलेगा। ठीक है, अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है। वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एफ डैश एक्स को 0 रखना होगा। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स को 0 रख दिया हमने, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0 आ गई, तो x माइनस 2 की वैल्यू 0 आ गई, तो x बराबर 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आई। ठीक है ना, अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है और यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है ना, ये वाला जो भी आया x की वैल्यू, अगर 2 वैल्यूज आती है एक और आती तो उसको भी यहीं पे ड्रॉ कर लेते। अब आपके पास 2 अंतराल बने, है ना, एक तो ये 2 से इंफिनिटी, एक ये बना 2 से माइनस इंफिनिटी इधर। ठीक है, अब आपको ये देखना है किधर ये पॉजिटिव है किधर ये नेगेटिव है, उसका मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। 2 से बड़ी वैल्यू उठाओ कोई भी और यहाँ पे एफ डैश एक्स में रख के देखो। मान लो मैंने 2 से बड़ी वैल्यू इधर की वैल्यू उठाई, 3 उठा ली, 3 यहाँ रखी, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, मतलब कि पॉजिटिव आएगा। आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और कुछ नहीं। 3 रखा, 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 की गुना 2 में करेंगे 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आया, तो इधर प्लस का साइन लगा दो। अब 2 से छोटी वैल्यू उठाओ इधर की, माइनस के 2 से छोटी वैल्यू 1 उठा लिया आपने, तो 1 यहाँ रखा, 1 में से 2 गया, -1 बचा, -1 की 2 में गुना करी, -2 आ गया, मतलब निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, तो अब देखो जहां पे ये पॉजिटिव है, ये किसका साइन लगाया हमने, एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स जहां पर पॉजिटिव होगा वहां वर्धमान होगा, और जहां पर निगेटिव होगा वहां ह्रासमान होगा। ठीक है ना, तो इधर वर्धमान है इधर ह्रासमान है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अतः फलन अंतराल 2 से इंफिनिटी में क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है, तथा माइनस इन्फिनिटी से 2 में ह्रासमान है। बस इतना सा आपको ये करना था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए आपके पास ये है और एक कंडीशन दे दी है कि ए डैश बराबर आई। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए डैश ही निकाल लेते हैं। ए डैश क्या रहेगा मेरे पास, रो को कॉलम में बदल दो बस, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। ठीक है, बना दिया। अब इस कंडीशन में रख दो ए डैश बराबर आई, तो ए की वैल्यू है अपने पास 0, 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई और z, इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और z। ठीक है, और बराबर में रख देंगे इधर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तत्सम का व्यू। इसकी गुना करो ऐसे, इसकी गुना ऐसे करेंगे तो 0 2 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, पहला एलिमेंट। फिर
इसी रो की इस कॉलम में करेंगे। पहला 0, दूसरा 2y² माइनस z², तो 2y² माइनस z², और तीसरा इसकी करेंगे ऐसे, तो पहला 0 माइनस में 2y² और प्लस में z²। ठीक है, ऐसे ही बनाने हैं आपको सारे। ठीक है ना, बारी बारी। दूसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे, तो पहला 0 2y² माइनस z², तो कितना आ जाएगा 2y² माइनस z²। फिर इसकी गुना ऐसे करेंगे तो ये आएगा x² प्लस y² माइनस माइनस प्लस z²। इसकी गुना ऐसे करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस y² माइनस z²। इसकी गुना ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2y² और प्लस में z²। इसकी गुना ऐसे करेंगे तो आएगा x² माइनस y² माइनस के z²। इसकी गुना ऐसे करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस y² और प्लस में z²। ठीक है, सारी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैट्रिक्स बना दो। तो यहाँ पे आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब तुलना कर दो बस। ठीक है ना, आपको सिर्फ x y z के मान बताने हैं, तो आप क्या करो, सिर्फ तुलना करके कोई वैल्यू निकाल लो। जैसे जैसे देखो, अगर मैं पहला एलिमेंट देखूं, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे लिख दो, तुलना करने पर, तुलना करने पर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4y² प्लस z² बराबर के 1, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तो 2y² माइनस z² इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2y² बराबर कितना है z², तो z² की वैल्यू 2y² यहाँ पे रख दो, ये उठा करके यहाँ रख दो, फिर कितना आ जाएगा 4y² प्लस में z² की वैल्यू 2y², ये आ गई 2y² इक्वल टू 1, है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ करके, तो यहाँ से आ जाएगा 2y², है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6y² हो जाएगा, और इक्वल टू में 1, और y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, और यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब y² की वैल्यू 1/6 थी, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2 इंटू 1/6 बराबर के z², 2 तिया 6, तो यहाँ से आ गया z² बराबर 1/3, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक है ना, तो z की वैल्यू ये आ गई, y भी आ गया z भी आ गया, मतलब y² 1/6 आ गया, z² 1/3 आ गया। एक और कंपेयर कर लो यहाँ से, ये वाला x² प्लस y² प्लस z² बराबर बराबर के 1, या ये वाला कर लो, ये वाला ज्यादा आसान रहेगा, है ना। एक कंपेयर और किया हमने, x² माइनस y² माइनस z² बराबर 0, ये वाला एलिमेंट, है ना, ये 0 के बराबर है, तो y z दोनों उधर चले जाएंगे, तो x² बराबर कितना हो जाएगा y² प्लस z²। y² की वैल्यू कितनी है 1/6, z² की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करके बराबर कर लो, 6 6 हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 3/6 हो जाएगा, 3/6 का मतलब 1/2 हो जाएगा x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपकी y की वैल्यू ऊपर आ ही गई थी, उसको भी दोबारा लिख दो यहाँ पर, और ऐसे ही आपकी z की वैल्यू आ गई थी प्लस माइनस 1/√3। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये तीनों वैल्यू समझ गए होंगे कैसे आई हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अवकलन का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको तो मानना पड़ेगा u और इसको मानना पड़ेगा v। ठीक है ना, इसको हम लिख देंगे माना, तो माना में यहाँ पे इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर लूँ, फिर देखेंगे, है ना। dw/2x कितना हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा du/dx, और ये हो जाएगा प्लस में dv/dx, है ना। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ कह दो जब हमने माना उसको, तो u की वैल्यू क्या थी, u वैल्यू थी हमारे पास x की पावर cos x, है ना, और v की वैल्यू थी हमारे पास sin x की होल पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इक्वल टू, ये हो जाएगा log x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log u इक्वल टू cos x आगे आ जाएगा, cos x, क्योंकि log m की पावर n है, तो n आगे आ जाता है, log m बच जाता है, तो ये बचेगा log x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दो, dw/2x कितना हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, log x का करेंगे 1/x आ जाएगा, प्लस log x एज इट इज, और cos x का करेंगे माइनस में sin x आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये यू भी इधर पहुंचा देता हूँ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, इधर पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यू की वैल्यू में रख देता हूँ, यू की वैल्यू मैंने रख दी एक्स की पावर कोस एक्स, और यहाँ पे आ गया कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, ये इसको माइनस कर देते हैं, माइनस साइन एक्स और लोग एक्स, या लोग एक्स साइन एक्स, साइन एक्स लोग एक्स, ठीक है ना, ये आ गई। और इसको हम बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, v बराबर मेरे पास था साइन एक्स की होल पावर एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log v इक्वल्स टू log साइन एक्स रेज टू द पावर x, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास log v इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई log साइन x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log v का हो जाएगा 1 अपॉन v, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, दूसरे का करेंगे तो log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का दोबारा करेंगे तो cos x आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि log sin x, और x का हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और v की वैल्यू में रख देता हूं यहां से, ये वाली है ना, साइन एक्स की होल पावर x, और मल्टीप्लाई में आपका ये है x, कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट x, और प्लस में है log साइन x, तो ये वैल्यू आपकी यहां से आ गई, इसको बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स उठा करके यहां रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, तो समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो, एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और प्लस में ये वाली वैल्यू साइन एक्स की होल पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स कोट एक्स, और प्लस में लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक रेखा ये दे रखी है उसने, और एक रेखा ये दे रखी है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, या म्यू b1 कह लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, उसने पहले में म्यू दे रखा है ना, तो हम म्यू ले लेते हैं, म्यू b1 तथा आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 के बीच न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें करना है a2 माइनस a1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b1 क्रॉस b2 के साथ, और अपॉन में परिमाण निकालना है b1 क्रॉस b2 का, और पूरे का मोड, क्योंकि ये दूरी है ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, तो हमें ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब हम तुलना करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी, देखो जैसे ही है r1 बराबर a1 प्लस म्यू b1, तो जब हम इससे तुलना करेंगे इसकी, तो यहाँ से हमारे पास ये a1 आ जाएगा, ये b1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है अभी, अब क्वेश्चन यहाँ से करना है आपको, दी गई रेखाओं की तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना किससे करने पर, एक तो है आर वेक्टर बराबर a1 प्लस म्यू b1 तथा a2 प्लस लैम्डा b2, आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर, तो आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, आपको a1 मिलेगा कितना, ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और यहाँ पे आपको b1 मिलेगा कितना, 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। ऐसे ही आपको a2 मिलेगा कितना,
आई कैप प्लस जे कैप, और आपको B2 मिलेगा कितना, 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में के कैप। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब सबसे पहले निकाल लो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो इसमें से एक घटाएंगे, I1, आई में से 2i घटाया, चलो पहले मैं लिख देता हूँ i प्लस जे, लिख दिया, माइनस करेंगे 2i प्लस जे माइनस के। अब इसमें से ये घटाया तो क्या मिला, i में से 2i घटाया माइनस i मिला, j में से j घटाया 0j मिला, और k तो है ही नहीं, तो माइनस माइनस प्लस के k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना है B1 क्रॉस B2। क्रॉस कैसे निकलता है, सारणिक से, आई जे के। तो आई जे के में क्या करना है हमें, B1 लिखना है पहले तो 3 माइनस 5 और 2, और B2 कितना है 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आई इंटू ये गया ये गया, नीचे लिख लेते हैं इसको, आई इंटू इसकी रो कॉलम छोड़ दो, -5 प्लस 2 -3, फिर माइनस जे लगाया मैंने ये वाला, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर प्लस के कैप, कितना आएगा, ये रो चो कॉलम छोड़ दो, -3 प्लस 10, 7 बचा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस जे कैप और प्लस में 7 के कैप। ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस इसका परिमाण डायरेक्ट वो तो रख ही देंगे हमें। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, फॉर्मूला सेम यही वाला रख देना है यहाँ पर, है ना, कि A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का परिमाण और इसका मोड। तो A2 माइनस A1 अपने पास कितना है, -i प्लस 0j और प्लस के कैप। B1 क्रॉस B2 कितना है, -3i प्लस j प्लस 7k। ठीक है, अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है, B1 क्रॉस B2 का परिमाण, है ना, परिमाण मतलब ये पहले लिख दो, माइनस के 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस के 7k कैप। अब देखो भाई, i और i इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, i डॉट i हो जाएगा 1, तो -3 और -1 ये हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 गुना -3, फिर प्लस लगाओ 0 गुना 1, फिर प्लस लगाओ 1 गुना 7, 1 गुना 7 डिवाइड में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो आपका ये कितना मिला, 3 एकम 3, ये 0, ये 7 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 9 1 10 और 49 59। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको डी कहूँ तो ये आपका डी बराबर आ जाएगा 7 और 3 10 बटे अंडर रूट 59 इकाई, क्योंकि ये एक दूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर मोड़ था, इसके मोड़ चल ही रहा था, क्योंकि हमें निगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रैखिक प्रोग्रामन से, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके क्वेश्चन में मिलेगा, इसको पक्का कर लेना, और एक ही एक्सरसाइज है बस। ठीक है ना, एक एक्सरसाइज कर लो और प्रोसेस समझ लो, बस एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पक्का है। ठीक है, चलिए देखो, इसमें एक उद्देश्य फलन इसने यहाँ पे दे रखा है ना, इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। अब यहाँ पे लिखो, दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ये वाली जो थी ना लेस देन इक्वल टू 8, ये असमीका थी, तो इसको हमने समीकरण बना दिया, बराबर 8 लगा दिया बीच में, तो इसको बना दी 1। दूसरी क्या है, 3x प्लस के 5y और इक्वल टू आ गया 0, इसको बना दी हमने सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, ये बन गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बारी बारी हमें कुछ पॉइंट निकालने हैं ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें ग्राफ पे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहती है हमारी x प्लस वाई बराबर 8। अगर मैं इसकी एक टेबल बनाऊं,
अगर मैं इसकी एक टेबल बनाऊं यहाँ पर ऐसी, ये x है, ये y है, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 8 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 8 मिलेगी। बस दो ही पॉइंट इसके बहुत हैं। तो यहाँ से एक a पॉइंट मिला, ये 0,8, ठीक है, 0,8। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला ये वाला 8,0, 8,0। x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। दूसरी समीकरण क्या है? समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये कहती है 3x प्लस 5y बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x बराबर माइनस के 5y, ऐसा ही हुआ कुछ, है ना। या y बराबर माइनस एक्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहां से अगर मैं एक टेबल इसकी बनाऊंगा तो टेबल क्या बनेगी वो देखो जरा। ये x है, ये y है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट निकाल लो अलग अलग से। y की वैल्यू अगर मैंने यहां पर रख दी कितनी, 3 का मल्टीपल पहला 15 आएगा, तो y की वैल्यू मैं क्या रखता हूं, ऐसी वैल्यू रखता हूं जिससे कुछ मिले। आने के बाद मैंने यहां पे रख दी 3, y की वैल्यू मैंने 3 रख दी। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी मुझे 3 पंजे 15, 5 मिलेगी, लेकिन माइनस के, ठीक है ना। इसी तरीके से एक बार x की वैल्यू 5 रख लो। x की वैल्यू अगर मैंने 5 रख दी यहां पर, तो y से 5 से 5 कट जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी माइनस में। समझ में आ रही बात? अब 1,00 है ही अपना, है ना। अब इन दोनों को देख लेते हैं हम, ये कहां कहां से जाएंगे होकर के, ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें, ठीक है ना। तो यहां से मुझे कुछ पॉइंट मिले, एक तो ये मिला c, इसको मैं नाम दे देता हूं c पॉइंट, ये हो गया -5,3। एक d पॉइंट मिल गया 5,-3। एक o तो है ही अपने पास 0,0, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, देखो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। देखो, है ना, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये मेरे पास, ठीक है ना, एक्स एक्सिस आ गई और वाई एक्सिस आ गई। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब देखो ये पॉइंट हमें ड्रॉ करने हैं, एक तो 0,8 और एक 8,0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही इधर, ठीक है ना। अब ये देखो 0,8 मुझे मिलेगा यहाँ पर, ये है 0,8 यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हो गया 0,8, तो इसको मैं कह देता हूँ a, 0,8। अब वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे y0 होता है, तो ये जो 8,0 है ये मिलेगा मुझे एक्स एक्सिस पे। तो 8,0 है मेरा ये मेरा बी पॉइंट हो गया 8,0, ठीक है। अब इन दोनों को होते हुए एक लाइन हम यहां से खींच देंगे, ठीक है ना, जो इन दोनों से होती हुई जाएगी। अब यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। ये एक लाइन चलेगी, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट वाली लाइन है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी कहां से जा रही है। दूसरी के कुछ पॉइंट देखने हमें, एक तो -5,3, -5 हमें कहाँ मिलेगा, दूसरी साइड मिलेगा, यानी कि इधर मिलेगा। 1 2 3 4 और 5, -5 यहाँ पे है, और 3 वाई पे 3 है, 1 2 3। तो ये लगभग लगभग 1 2 3 यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि इसके सामने देखना है और इसके सामने देखना है, जहाँ ये क्रॉस करेंगे वहां पे ये होगा -5,3। अब एक देखना है 5,-3, 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 ये रहा, और -3 नीचे होगा, 1 2 3, -3 नीचे है, तो ये बैठेगा यहाँ पर लगभग लगभग इसके नीचे और इसके सामने, ठीक है ना। अब एक हो गया 0,0 यहाँ पर। अब इन तीनों से होती हुई एक लाइन जाएगी, इन तीनों से होती हुई एक एक लाइन इन तीनों से होती हुई खींच दूंगा मैं। चलो मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। थोड़ा इसको इग्नोर करना भाई, है ना, जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ये जाएगी ऐसी तीनों पॉइंट से होती हुई, ठीक है ना, तीनों पॉइंट से होके चली गई। अब ये इधर कहीं काटे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें तो ये रीजन देखना है हमारे, कौन सा रीजन हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। हमें तो वो रीजन देखना है ना, कौन सा रीजन बनेगा हमारा। तो अब देखो, पहले एक बात देखो, यहाँ पर लिखो एक चीज मूल बिंदु पर, ठीक है ना।
देखो ये तो हमने अभी सिर्फ लाइन ड्रॉ करी है, असमीकाएं ड्रॉ करनी है हमें, असमीकाएं। तो असमीकाओं का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, या तो इधर होगा या इस लाइन के उधर होगा, या तो इस लाइन के इधर होगा या इस लाइन के इधर होगा, ठीक है ना। वो सीधी लाइन नहीं होती, खाली खाली ये सीधी एक लाइन है, और असमीका अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसका कुछ रीजन होगा, या तो इधर वाला शेडेड रीजन होगा या इधर वाला शेडेड रीजन होगा। वो कौन सा है वो हमें देखना है। एक बात ये कि उसने कहा है एक्स भी जीरो से बड़ा है और वाई भी जीरो से बड़ा है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो ऐसा तो सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होता है, पहले चतुर्थांश में। तो हमें जो भी करना है सिर्फ पहले चतुर्थांश में करना है, उससे बाहर हमें जाना नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो मूल बिंदु पर, ये अलग काम है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखो मूल बिंदु, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु हमने एक पॉइंट उठा लिया यहाँ से, चाहे मूल बिंदु उठा लो चाहे दूसरा कोई पॉइंट उठा लो, ये उठा लो 1,0, ये उठा लो 2,0, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0 इसलिए उठाया, ये आसान पड़ता है। पहली वाली असमीका में हमने इसको रखा, असमीका में पहली वाली में 0 + 0 <= 8, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है 0,0, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, वाई की वैल्यू 0 रख दी, तो ये क्या आया, ये आया 0 <= 8। क्या ये बात सही आई? हाँ जी, ये बात सत्य आई है, सही आई है। तो अगर ये बात सत्य है तो जो असमीका की लाइन थी उससे उस पॉइंट की तरफ हमें ड्रॉ करना है। जो पॉइंट हमने लिया था, हमने पॉइंट लिया 0,0, यहाँ है और लाइन ये रही, तो इससे इस पॉइंट की तरफ ही ड्रॉ करेंगे, शेड करेंगे, यानी इस लाइन के नीचे शेड करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन के किधर होगा वो भी देख लो, इस लाइन के इधर होगा या इस लाइन के उधर होगा वो भी देख लो। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के या तो इधर से या इस लाइन के इधर से कोई पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन के उधर से उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं, ये वाला 1,0, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1,0 पर दूसरी वाली लाइन है ये, है ना। अब इस वाली में रखो, दूसरे वाली में जो भी ये 0,0 से होके जाएगी ना, उसमें 0,0 नहीं रखना आपको, ये चेक करने के लिए कि किधर शेड करेंगे, उसमें 0,0 नहीं रखना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो भी इस 0,0 से होके जाएगी उसमें 0,0 नहीं रखना, उसमें आप उसके दूसरी साइड से या इस साइड से या उस साइड से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। तो 1,0 हमने उठाया, 1,0 हमने इसमें रखा, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 3 आ गया, और वाई की वैल्यू 0 रख दी तो ये 0 हो गया, तो ये 3 > 0 आ गया, है ना। तो ये बात किसी ने कहा >0, यही लेना है आपको, सेम, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अब ये बात सही आई, यानी कि इसकी भी बात सही आई। तो अगर ये भी बात सही है तो जिधर से पॉइंट उठाया उस लाइन के उस साइड, पॉइंट की साइड शेड करनी है आपको। तो लाइन ये थी और पॉइंट ये था, तो यानी कि इसके भी ऊपर शेड होगी, ऐसे उसके नीचे होगी, इसके ऊपर होगी, ठीक है। अब यहां देखो आपको कॉमन पार्ट कौन सा मिलेगा। अगर मैं इसके ऊपर शेड करूंगा और इसके नीचे शेड करूंगा, है ना, इस वाली के नीचे शेड करूंगा, तो मुझे एक कॉमन पार्ट मिलेगा। और वो कॉमन पार्ट क्या होगा, वो कॉमन पार्ट ये वाला होगा, क्योंकि मुझे पहले ही चतुर्थांश में देखना है भाई साहब, बाहर नहीं जाऊंगा मैं पहले चतुर्थांश से, ठीक है ना। पहले चतुर्थांश में ही रहेंगे, और कॉमन पार्ट इससे उधर नहीं जा सकते क्योंकि शेड तो इसके नीचे करनी है, और इससे बाहर नहीं जा सकते पहले चतुर्थांश से, ना इसके बाहर ना इसके बाहर, है तो इसके ऊपर ही है, इसके नीचे है बस। तो मेरा शेडेड रीजन ये है, हरे वाला। अब ये देखो पॉइंट कौन कौन से मिले मुझे, एक तो इसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट मतलब कोणीय बिंदु। तो एक तो ए मिल गया, एक बी मिल गया, एक मुझे ये 0 मिल गया, यहाँ से ये वाला 0,0, है ना, ओ मिल गया। अब ये 3 पॉइंट मेरे कोणीय बिंदु हैं। अब कोणीय बिंदु में आप एक टेबल बनाओ यहाँ पर ऐसे करके, और इसमें एक हेडिंग डालो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और एक में लिखो जेड। जेड कितना दिया है उसने, 3x + के y। और इसको टेबल बना दो यहाँ पे ऐसे करके। अब ये कोणीय बिंदु आप यहाँ पे लिख लो, इनको क्या क्या है। पहला तो 0,0 है, दूसरा 0,8 है, तीसरा 8,0 है। अब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो ये 0,0, तो z बराबर इसमें तो आ जाएगा 0। फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8 जब इसमें रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8, 8 × 24, y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा z बराबर 8 × 24। तो ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। अब देखो इसमें जो न्यूनतम होगा वो z का न्यूनतम मान है, जो उच्चतम होगा वो उच्चतम मान है। तो आपका ये आया न्यूनतम मान, ठीक है ना। उसने न्यूनतम ही कहा था, उसने कहा था न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात करो। तो z का न्यूनतम मान क्या है, z 0 है, अतः हम लिखेंगे अतः z का न्यूनतम मान बिंदु 0,0 पर 0 है।
ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। मैंने हर सेट में एक एक क्वेश्चन जरूर करवाए हुए हैं, अगर आप इतने भी कर लेंगे तो आप इजीली अपने एग्जाम का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये आपकी पहले चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है ना। हाँ, एक ही अच्छा का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है अक्सर, तो इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आपके पास एक फंक्शन इसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स, है ना। और इसने ये डोमेन दिया है, मतलब कि प्रांत दिया है इसने आर, और सह प्रांत दिया है इसने -1 से 1, ये वाला -1 से 1। अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि एक की भी है और अच्छादक भी है अपने इस प्रांत में। तो अब हम देखते हैं, इस फंक्शन को मैं तोड़ लेता हूं, ठीक है ना। कैसे बनेगा ये फंक्शन, ऐसा होगा x अपॉन वन प्लस एक्स, मतलब कि ये मोड x पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और यही x निगेटिव हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि यही तो मोड है, बाकी तो सेम रहेगा। निगेटिव हो जाएगा जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा फंक्शन अब ऐसा बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले केस के लिए अलग चेक करूंगा, इस वाले केस के लिए अलग चेक कर लूंगा, मतलब प्रूफ कर दूंगा अलग अलग दोनों को, ठीक है ना। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, वैन, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लेकर के हम चलते हैं, ठीक है ना। ये लेकर के हम चलेंगे, तो मेरे पास फंक्शन ये है। अब हम चलते हैं एक एक के लिए। सबसे पहले हम करेंगे एक एक के लिए, एक एक के लिए एक एक प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम, तो देखो, एक एक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो एलिमेंट मान के चलते हैं डोमेन में से, x1 कोमा x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन प्रांत आर में, माना, यहां पे लिख दो माना, बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार हैं, कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x2, f ऑफ x1 कितना हो जाएगा। अब देखो, चूंकि हम पहले वाले केस के लिए चल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन सिर्फ यही माना जाएगा, ठीक है ना, x अपॉन वन प्लस एक्स। तो x1 अपॉन वन प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन वन प्लस x2। भाई f ऑफ x1 है ना, तो f ऑफ x1 जब मैं x1 रखूंगा तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x1 आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे x2 रखूंगा तो x2 और x2 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 वन प्लस x2 बराबर x2 वन प्लस x1, अंदर गुना कर दो, x1 की 1 में करेंगे, x1 की x2 में करेंगे, x2 की 1 में करेंगे, और x1 की x2 में करेंगे। x1 x2 से x1 x2 खत्म, तो क्या मिला, x1 बराबर x2। और ये किसकी निशानी है, अगर f ऑफ x1 आप f ऑफ x2 लेकर के चले इक्वल, और x1 बराबर x2 आ जाए, तो इसका मतलब अतः फलन यहाँ पर एक ही है, अतः फलन एक ही है, ठीक है। तो ये वाला फलन तो एक ही है, इस वाले केस में फलन एक ही है। अब हम चलते हैं अच्छादक के लिए, है ना। अब पहले ही केस चल रहा है, अभी हम अच्छादक के लिए चलते हैं। अच्छादक के लिए, भाई अच्छादक के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है, माना y बराबर f ऑफ x है, तो y बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन वन प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, y इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इधर ले आओ या एक्स उधर ले जाओ, इधर पे y छोड़ दो, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, वाई इंटू यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई होगा, 1 माइनस वाई अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब y की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। तो क्या मेरे कोडोमेन में जो सह प्रांत है, मेरा सह प्रांत, देखो मेरा प्रांत है r, और इससे जा रहे हैं -1 से 1 में, यहाँ पे दे रखा है इसने, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, सह प्रांत -1 से 1। तो मुझे y की वैल्यू यहां से उठानी है और यहां रखनी है, और जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो इस r में आनी चाहिए। तो क्या आपको यहां कोई ऐसी y की वैल्यू मिल रही है जिसको मैं इस डोमेन, इसमें से y की वैल्यू इसमें कोई ऐसी मिल रही है जो मैं इसमें रख दूं और x का जो मान आए वो इसमें ना हो, ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू उठा करके इसमें रख लो, जो भी आएगा वो आपको इस आर में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहां क्या लिखोगे, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू -1 से 1, यानी कि सहप्रांत में से, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू -1 से 1 देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी कि सहप्रांत में से आप कोई भी वाई ले लो, सभी वाई के लिए इसका मतलब है अस्तित्व है, ऐसे एक्स का अस्तित्व है जो एक्स आर में हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब, या आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं सहप्रांत बराबर परिसर। ठीक है ना। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः फलन हमारा आच्छादक भी हो जाएगा। अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक भी है, यानी कि इस केस में आपने इसको प्रूफ कर दिया कि फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। अब दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरा केस ये कह रहा है कि व्हेन एक्स की वैल्यू लेस देन टू 0 है, तो मेरा फंक्शन क्या मिलेगा मुझे। अच्छा, एक केस है ना ये, तो सेकंड केस है ना, तो सेकंड केस भी तो लिख देते हैं इस पे एक बार। केस सेकंड आपका ये कहता है व्हेन एक्स इज लेस देन टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इस केस में भी हम एक एक ही के लिए चलेंगे, एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए। अब देखो, एक एक ही में फिर वही सेम प्रोसेस करना है। माना x1 कोमा x2 बिलोंगिंग टू R, यानी कि डोमेन इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, अब यहां ध्यान रखो आपका फंक्शन जो है ना इसमें वो ये है x इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x, कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। हम ये मान के चले कि ये दोनों बराबर हैं। अगर x1 बराबर x2 आ गए तो एक एक ही हो जाएगा। तो हम इसमें रख देते हैं x1 अपॉन 1 - x1 और x2 अपॉन 1 - x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 की गुना करेंगे 1 - x2 में और x2 की गुना करेंगे 1 - x1 में। x1 की 1 में करेंगे x1, x1 की x2 में करेंगे x1 x2, x2 आ जाएगा माइनस x1 x2 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 बराबर x2। इससे क्या पता चला, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चले थे, x1 बराबर x2 आ गया। अतः फलन एक एक ही है। अतः फलन इस केस में भी एक एक ही है। अतः फलन एक एक ही है। ठीक है। अब आच्छादक के लिए चलते हैं। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमें क्या करना होगा, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स कितना है, x अपॉन 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से गुना करेंगे y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, y उधर भेज देंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ गया 1 + y, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 1 + y। अब यहां से आप वही सेम प्रोसेस देखो, r से डोमेन है मेरा -1 से 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी थी, हाँ एक चीज और थी, उसके लिए हमारा डोमेन चेंज हो गया था, जो ये हमारा था ये वाला। देखो, ये हम कब लेकर के चल रहे हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 है, मतलब कि डोमेन जो r है, तो यहां पे हम r प्लस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, r प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है सारी, तो r प्लस लेकर के चल रहे हैं। तो वो वही बात है, अगर आप इसमें से कोई वैल्यू इसमें रखोगे उठा करके, वो सारी वैल्यू आपको इसमें मिल जाएंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस ये डोमेन का ध्यान रखना है। अब इस वाले केस में हमारा डोमेन यहाँ पे है निगेटिव वाला, आर निगेटिव, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा करके यहां रख दो y की, तो जो भी y मिलेगा वो आप, जो भी x मिलेगा वो x आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसको क्या कहोगे, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू -1 to 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r निगेटिव, और इस वाले में यहां पे कर लेना r पॉजिटिव। ठीक है ना, बस इतना आपको करना है और यहां पे लिख देना है अतः फलन, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। अतः यहां पे फिर लिख दो, क्योंकि अब हमने दोनों केस मिला के लिख दिया। अतः फलन r से -1 से 1 में एक एक ही और आच्छादक है, पूरे r में आच्छादक एक एक ही वह आच्छादक है। ठीक है ना, यहां से हम ऐसे कर लिया इसको। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और अब आप इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी आपको, वहाँ से जाकर के पीडीएफ ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।